आज हम डॉक्टर मैक्सवेल माल्च की एक बड़ी दिलचस्प किताब है साइको साइबरनेटिक्स, हाँ उसके कुछ आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका जो आइडिया है वो बहुत बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये किताब मूलतः इस बारे में है कि हमारी जो अंदर की सोच है, हमारी सेल्फ इमेज, वो कैसे हमारी सफलता, हमारी खुशियों को तय करती है। हाँ, और आज हम इसके शुरुआती कुछ चैप्टर्स के जो खास विचार है उन पे ही फोकस करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझें, कैसे ये हमारी जो दिमागी तस्वीर है, हमारी दुनिया बदल सकती है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर माल्च के अपने तजुर्बे से। वो प्लास्टिक सर्जन थे जैसा आपने बताया। हाँ, और उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की कि लोगों के चेहरे बदलने से या कोई बाहरी निशान हटाने से जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी बदल जाएं। अच्छा, मतलब सर्जरी के बाद भी? हाँ, कुछ लोग वैसे ही दुखी या कम आत्मविश्वासी रहते थे, वो खुद को सर्जरी के बाद भी उसी पुरानी नजर से देखते थे। अरे, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, यहीं से उन्होंने ये सेल्फ इमेज यानी हमारी अपनी जो एक मानसिक छवि है, हाँ। उस कॉन्सेप्ट को समझा। तो ये सेल्फ इमेज मतलब एक तरह का अदृश्य आईना हुआ जो दिखाता है कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तय करता है कि हम क्या मानते हैं अपने बारे में, क्या महसूस करते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। लेकिन क्या ये फिक्स्ड होता है, मतलब जो बन गया सो बन गया? नहीं नहीं, यही तो सबसे मजे की बात है। ये फिक्स नहीं है, ये हमारे अनुभवों से, हमारी मान्यताओं से बनती है और इसे बदला जा सकता है। अच्छा, बदला जा सकता है। हाँ, डॉक्टर माल्ट्स दिमाग की तुलना एक साइबरनेटिक सिस्टम से करते हैं। जैसे कोई गाइडेड मिसाइल होती है ना, हाँ, जो अपने टारगेट पर जाती है। बहुत शक्तिशाली सिस्टम है, पर इसे सही दिशा देना वो हमारे हाथ में है। तो ये जो साइबरनेटिक सिस्टम है, क्या यही वो सक्सेस मैकेनिज्म है जिसकी बात किताब में है? हाँ बिल्कुल वही। हर इंसान के अंदर ये ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म होता है। ये हमें कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए बना है। लेकिन फिर सब कामयाब क्यों नहीं होते? इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं? इसे एक्टिवेट करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, बिल्कुल साफ लक्ष्य, आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है। और दूसरा, उस लक्ष्य की बहुत सच्ची, बहुत गहरी कल्पना, इतनी कि वो असली लगने लगे। कल्पना मतलब सिर्फ सोचना? सोचने से ज्यादा महसूस करना, क्योंकि मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग वो कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। हाँ, ये तो है। जैसे डल का उदाहरण, अगर हम किसी बुरी चीज की कल्पना करें तो दिल वैसे ही धड़कने लगता है। बिल्कुल, शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सच में खतरा हो। तो इसी तरह अगर हम सफलता की कल्पना करें, उसे महसूस करें, तो हमारा सिस्टम उस दिशा में काम करने लगता है। तो मतलब सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, उसे पाना, उसे जीना मन में। हाँ, और फिर सिस्टम पर भरोसा रखना, ज्यादा चिंता नहीं करना, ज्यादा शक नहीं करना। जैसे वो तीरंदाज तीर छोड़ने के बाद कमान पर शक नहीं करता। लेकिन अगर हम लगातार फेलियर के बारे में सोचें, अपनी कमियों के बारे में, तो ये सिस्टम ये बहुत लॉजिकल है, ये उसी नेगेटिव दिशा में काम करने लगेगा। ये फर्क नहीं करता कि लक्ष्य पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओहो, तो यहीं पर कल्पना, इमेजिनेशन का रोल आता है। हाँ, कल्पना ही वो चाबी है जो इस सक्सेस मैकेनिज्म को स्टार्ट करती है। हम वही बनते हैं जिसकी हम सबसे ज्यादा और सबसे शक्तिशाली कल्पना करते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उसके पीछे एक जीती जागती तस्वीर, एक एहसास होना चाहिए। जैसे किताब में थिएटर ऑफ द माइंड की बात है। हाँ, मन के मंच पर खुद को कामयाब होते देखना। बिल्कुल, खुद को सफल होते हुए, कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए देखना। ये मानसिक अभ्यास सीधे हमारी सेल्फ इमेज पर काम करता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? माल्ट्स का तो यही कहना है, लेकिन कई बार हमारी ये क्षमता दबी रह जाती है, कुछ झूठी मान्यताओं की वजह से। झूठी मान्यताएं? जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है। ये अक्सर बचपन की किसी बात से या किसी पुरानी नाकामी से बन जाती हैं। हाँ, और ये हमें रोक कर रखती हैं। इनको पहचानना कैसे है? पहला कदम तो यही है कि इन्हें पहचानें। आप लिख सकते हैं कि आप अपने बारे में क्या नेगेटिव मानते हैं, फिर सोचें ये ख्याल आया कहाँ से, क्या ये वाकई सच है? ज्यादातर शायद सच ना हो, बस एक विचार हो। बिल्कुल, ज्यादातर ये सिर्फ पुराने अनुभव या किसी और की राय होती है। फिर उन्हें चुनौती दें
और उनकी जगह नई, सच्ची, पॉजिटिव मान्यताएं बनाएं, जैसे मुझ में काबिलियत है, मैं सीख सकता हूं। और ये सब फिर वापस उसी साइबरनेटिक मैकेनिज्म से जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिस्टम सही गलत नहीं देखता, ये तो बस ऑटोमेटिक है। आप इसे जो मानसिक तस्वीर देंगे, ये उसी पे काम करेगा। एग्जैक्टली। अगर आप सफलता की, काबिलियत की स्पष्ट छवि देंगे, ये उस तरफ बढ़ेगा। अगर शक या डर की छवि देंगे तो उधर जाएगा। तो स्पष्ट लक्ष्य और प्रबल कल्पना, यही फॉर्मूला है। हाँ, ये दोनों मिलकर सिस्टम को सही दिशा देते हैं। और अगर असफलता मिले तो इसका मतलब सिस्टम फेल हो गया? नहीं, माल्ट्स कहते हैं कि असफलता को फेलियर नहीं, फीडबैक समझना चाहिए। फीडबैक मतलब ये एक सिग्नल है कि शायद कुछ बदलने की जरूरत है, शायद तरीका बदलना है या कुछ और सीखना है। ये सिस्टम को एडजस्ट करने का मौका है, हार मानने का नहीं। ये एक अलग नजरिया है फेलियर को देखने का। बिल्कुल। हमारी बाहरी हकीकत हमारी अंदरूनी दुनिया का ही अक्स है। हमारी सोच, हमारी सेल्फ इमेज, हमारी कल्पना, यही सब तय करता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे कंट्रोल में है। हम अपने दिमाग के इस ऑटोमेटिक सिस्टम को सही लक्ष्य और पॉजिटिव कल्पना देकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि चाबी हमारे ही अंदर है। बिल्कुल सही कहा। जरा सोचिए, आज आपकी कौन सी एक ऐसी गहरी मान्यता या कल्पना है जो शायद आपको आपकी असली क्षमता को रोक रही है। ये किताब वाकई सोच बदलने वाली है। इसमें कमाल का आइडिया है कि हमारा दिमाग वो एक तरह की ऑटोमेटिक मशीन जैसा है, जैसे कोई लक्ष्य भेदी मिसाइल। बिल्कुल। इसे साइबरनेटिक प्रणाली या सर्वो मैकेनिज्म कहा गया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है और रास्ते में आने वाली दिक्कतों को ठीक भी करता जाता है। ऑटो करेक्टिंग कह सकते हैं। कैसे हमारी कल्पना, हमारी भावनाएं और हाँ, हमारी गलतियां भी वो हमें या तो लक्ष्य तक ले जाती हैं या फिर भटका देती हैं। सही कहा। और सबसे खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सब हमारे अवचेतन मन में होता है, ज्यादातर ऑटो पायलट पर। अच्छा। हाँ, किताब का तर्क ये है कि ये सिस्टम ना कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। हम जो भी मानसिक तस्वीर या लक्ष्य इसे देते हैं, ये उसी को सच मानकर काम करने लगता है। ओह, ये कल्पना वाली बात, ये तो वाकई बहुत पावरफुल लगती है। अध्याय 6 में इसे सफलता की पहली चाबी कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हर चीज, मतलब कोई भी आविष्कार हो या कोई प्रोजेक्ट, वो पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर की तरह ही तो बनता है। सही। और मार्ल्स कहते हैं कि ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर हम लगातार डर या फेलियर की कल्पना करें तो हमारा शरीर भी तनाव महसूस करेगा। वो फाइट या फ्लाइट मोड में जा सकता है। और अगर हम सफलता की, आत्मविश्वास की तस्वीर बनाएं तो शरीर शांत रहेगा, ज्यादा सक्षम महसूस करेगा। किताब में एक तकनीक भी बताई है। हाँ। कि रोज करीब 30 मिनट शांति से बैठें और खुद को ठीक वैसा महसूस करें, वैसा देखें जैसा आप बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे वो अभी हो रहा है। अभी मतलब प्रेजेंट टेंस में। हाँ बिल्कुल। ये अभी वाला एहसास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम ये हमेशा वर्तमान में ही काम करता है। ये तो कमाल है। अच्छा, तो अगर कल्पना रास्ता दिखाती है तो फिर गलतियों का क्या? अध्याय 7 में वो मिसाइल वाली बात थी। हाँ, वो गाइडिंग सिस्टम वाली। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि फेल होना या गलती करना वो उतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं? किताब तो यही नजरिया देती है। ये जो हमारा अंदरूनी सर्वो मैकेनिज्म है ना, ये गलतियों से डरता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उन्हें बस एक फीडबैक समझता है। जैसे मिसाइल अगर लक्ष्य से थोड़ा हट जाए तो वो जानकारी इस्तेमाल करके खुद को वापस ट्रैक पर ले आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिस्टम तभी ठीक से काम करता है जब लक्ष्य एकदम साफ हो, क्रिस्टल क्लियर। मतलब अगर लक्ष्य धुंधला है या हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो ये बेचारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस दिशा में सुधार करना है। सही बात है। बिना मंजिल के रास्ता कैसे सुधरेगा? अच्छा, तो लक्ष्य साफ है, गलतियों से हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, इमोशंस, वो तो अक्सर गड़बड़ कर देती हैं। अध्याय 8 शायद इसी बारे में है ना? बिल्कुल सही। अध्याय 8 का तर्क है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो बाहरी घटनाओं का सीधा नतीजा नहीं है। नहीं तो फिर? वो हमारी उन घटनाओं की व्याख्या का नतीजा है। मतलब हम किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, उससे हमारी भावनाएं तय होती हैं। ओह, मतलब कंट्रोल हमारे पास है। हाँ, एक हद तक।
किताब कहती है कि हमें अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसे इमोशनल इमेजिनरी कहा गया है, मतलब भावनाओं के पीछे आंख बंद करके चलना। तो करें क्या अगर डर लग रहा है या गुस्सा आ रहा है? इसके लिए एक्ट एज इफ तकनीक सुझाई गई है। एक्ट एज इफ मतलब ऐसा व्यवहार करें जैसे कि अगर डर लग रहा है तो जानबूझकर ऐसे एक्ट करें जैसे आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें, आवाज में दम रखें। अच्छा, पर ये तो दिखावा हुआ ना? शुरू में शायद लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर उस भूमिका को अपनाने लगते हैं। ये अपने नर्वस सिस्टम को, अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने जैसा है। और हाँ, भावनाओं का सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है, ये भी याद रखना जरूरी है। भावनाओं को संभालना और सेहत, ये सब जुड़ा हुआ है। और इसी से जुड़ा है शांत मन का महत्व, जो अध्याय 9 में है। शांत दिमाग बेहतर क्यों काम करता है? क्योंकि देखिए, चिंता और तनाव जो है ना, वो हमारे सोचने समझने के सिस्टम को कह सकते हैं जाम कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हाँ, होता है। जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाता है, जिसे रेस्ट और डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के संतुलन के लिए जरूरी है। तो रिलैक्स करना सीखना चाहिए। बिल्कुल। माल्ट्स कहते हैं कि रिलैक्सेशन एक स्किल है, इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। रोज कुछ देर, शायद 15-30 मिनट, बस शांत बैठना या गहरी सांसें लेना या फिर किसी अच्छी सुखद जगह या अनुभव की कल्पना करना। सेंसरी इमेजिनेशन कहते हैं शायद इसे। हाँ, सेंसरी इमेजिनेशन, जिसमें आप अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं कल्पना में। शांत मन में ही हमें ज्यादा स्पष्टता मिलती है, नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। सही है। और आखिर में अध्याय 10, वो नेगेटिव विचार जो बार बार आते हैं, उनका क्या करें? ये तो सबके साथ होता है। हाँ बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि वो आते हैं, सवाल ये है कि हम उनके साथ करते क्या हैं। तो क्या करें? लेखक एक बहुत सीधी लेकिन असरदार तकनीक बताते हैं, कैंसिल कैंसिल। कैंसिल कैंसिल? हाँ, जैसे ही कोई बेकार नेगेटिव विचार मन में आए, जैसे मुझसे नहीं होगा या सब गड़बड़ हो जाएगा, उसे पहचानिए और फिर मनी मन जोर से कहिए, कैंसिल कैंसिल। अच्छा, जैसे उसे काट दिया। बिल्कुल, जैसे आपने उस विचार की पावर सप्लाई काट दी, और फिर तुरंत उसकी जगह एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव विचार डालिए, उसका उल्टा सोचिए। तो दबाना नहीं है, बदलना है। एग्जैक्टली। विचारों को दबाने से वो और ताकतवर होते हैं। उन्हें देखना है, पहचानना है और फिर होशपूर्वक बदलकर अपने मन की प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाना है। वाह! तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो सार यही निकलता है कि हमारे अंदर एक बहुत शक्तिशाली ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम है ना? बिल्कुल, एक तरह का इनबिल्ट जीपीएस। हाँ, और हम इसे अपनी कल्पना से सही दिशा दे सकते हैं, गलतियों को फीडबैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें मैनेज कर सकते हैं और शांत रहकर इस सिस्टम की पूरी ताकत का फायदा उठा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने लायक है। हाँ। अगर ये सच है कि हमारा ये आंतरिक सिस्टम हमेशा, हर पल हमारे जो भी प्रमुख विचार हैं, उनके हिसाब से किसी न किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ ही रहा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपनी रोज की जो छोटी छोटी चिंताएं हैं, नेगेटिव सोच है, उनके जरिए लगातार उन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हों जिन्हें हम असल में बिल्कुल नहीं चाहते। ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हमारे अनजाने लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग क्या चल रही है, कैसे हम अपनी सेल्फ इमेज, मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं, उसे बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे अपने दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है और उसे अपग्रेड करना है। एकदम सही। और सबसे कमाल की बात जो पता चलती है वो ये है कि हमारा दिमाग ना असलियत और एक बहुत साफ एहसास वाली कल्पना के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, और अगर ये समझ आ जाए तो ये एक तरह की सुपर पावर अनलॉक करने जैसा है, कह सकते हैं। हमारा मन वो एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। ऑटो पायलट? हाँ, मतलब एक लक्ष्य खोजने वाले सिस्टम की तरह। ये उसी तरफ बढ़ता है जहां हमारी सबसे गहरी मान्यताएं, हमारी सेल्फ इमेज इसे ले जाती है। तो इसी से जुड़ा एक खास तरीका है मन का थिएटर ऑफ द माइंड। हाँ हाँ, आंख को रीप्रोग्राम करने का एक साइंटिफिक तरीका है, खासकर सुबह उठकर और रात को सोने से ठीक पहले। हाँ, क्योंकि तब मन शांत होता है, ज्यादा ग्रहणशील। जैसे असल में होने से पहले
दिमाग में सफलता की प्रैक्टिस करना। हाँ, और ये काम इसलिए करता है क्योंकि जब हम कल्पना में वो भावनाएं महसूस करते हैं, वो आत्मविश्वास, वो जीत वाली खुशी, तो हमारा नर्वस सिस्टम उसे सच मानने लगता है। अच्छा। जैसे कोई एक्टर अपने रोल को जीने लगता है ना, हाँ। बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी मनचाही सेल्फ इमेज को महसूस करना होता है। ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, यही हमारे सबकॉन्शियस मन को यकीन दिलाता है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बनना है अपनी कल्पना में। एग्जैक्टली, बनना है। ये बात तो समझ आती है। हाँ, लेकिन जिंदगी में तो असफलताएं भी आती हैं। बिल्कुल आती हैं। उन्हें लेकर क्या कहते हैं स्रोत? मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाना है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोतों का एक मुख्य बिंदु यही है कि असफलता को एक फीडबैक की तरह देखो। फीडबैक? हाँ, मतलब कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। जैसे कोई मिसाइल अपने टारगेट तक जाने के लिए बीच में रास्ता ठीक करती है ना, हाँ। वैसे ही गलतियां हमें बताती हैं कि अगली बार क्या अलग करना है। प्रॉब्लम गलती करने में नहीं है। तो किसमें है? प्रॉब्लम है गलती को मैं ही फेलियर हूं वाली सोच से जोड़ने में। अच्छा। जो सफल लोग होते हैं वो इसे डेटा की तरह देखते हैं। क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया और आगे क्या सुधार हो सकता है। तो मतलब हम हर गलती से सीख सकते हैं बिना खुद को कोसे। बिल्कुल। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि रोज रात को दिन का विश्लेषण करो, एक साइंटिस्ट की तरह, बिना इमोशनल हुए। हाँ, बिना वो भावनात्मक बोझ लिए। बस फैक्ट्स देखो, क्या हुआ, नतीजा क्या था, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। ये नजरिया हमें लगातार सुधार करने की ताकत देता है, बिना निराश हुए। ये अपनी सेल्फ इमेज को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाने का बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और यहीं पर शायद जिम्मेदारी वाली बात भी आती है। हाँ, बिल्कुल, यहीं पर वो जुड़ती है। अच्छा, वो कैसे? इसे जिम्मेदारी से कैसे जोड़ें? देखिए, जब हम गलतियों का दोष सिर्फ बाहर के हालात पर डालकर खुद को बेचारा मानने लगते हैं, हाँ, विक्टिम मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो हम सीखने का मौका गंवा देते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अपनी प्रतिक्रियाओं की? हाँ, ये मानना कि मुश्किल हालात में भी हमने कैसे रिएक्ट किया, वो हमारा चुनाव था। ये सोच हमें कंट्रोल वापस देती है। ये बात तो बहुत पावरफुल है ना? और यही एहसास हमारी सेल्फ इमेज को मजबूत करता है कि हम हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। सही कहा। और शायद इसीलिए रिलैक्स रहने पर भी इतना जोर दिया गया है, क्योंकि तनाव में तो हम अक्सर बस रिएक्ट ही करते हैं, सोचते नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। तनाव हमारी क्रिएटिव सोच को ब्लॉक कर देता है, पुरानी नेगेटिव आदतें हावी हो जाती हैं। हाँ। दूसरी तरफ जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन नई जानकारी, नए सुझावों के लिए ज्यादा खुला होता है। अच्छा। यही वो टाइम है जब मन के थिएटर जैसी तकनीकें सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। रोज बस कुछ मिनट की शांति। जैसे क्या करें? कुछ भी, चाहे गहरी सांस से लेना हो या किसी शांत जगह की कल्पना करना, ये हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है और नई सेल्फ इमेज को जड़ पकड़ने में मदद करता है। ये दिमागी रीप्रोग्रामिंग के लिए सही माहौल बनाने जैसा है, कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ। अपनी मनचाही सेल्फ इमेज बनाना, उसे मन के थिएटर में जीना, महसूस करना। हाँ, महसूस करना। फिर असफलताओं को सीखने का मौका समझना, फीडबैक की तरह। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। हाँ। और ये सब शांत रिलैक्स्ड मन से करना। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत याद दिलाते हैं, ये बदलाव किसी भी पल शुरू हो सकता है, बस एक पक्के इरादे की जरूरत है। हाँ, और पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ करना भी इसमें शामिल है। वो बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। तो हाँ, संक्षेप में कहें तो साइकोसाइबरनेटिक्स के ये विचार हमें सिखाते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज एक थर्मोस्टैट की तरह है। थर्मोस्टैट? हाँ, जैसे थर्मोस्टैट कमरे का तापमान सेट करता है, वैसे ही हमारी सेल्फ इमेज तय करती है कि हम जिंदगी में कितना हासिल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस थर्मोस्टैट को रीसेट कर सकते हैं। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पॉजिटिव कल्पना, विश्वास और पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को लगातार चुनौती देना। तो कुल मिला के ये सारा काम अंदर का है, जिसका असर बाहर दुनिया में दिखता है। एकदम सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। हमारे अवचेतन मन की जो रचनात्मक शक्ति है, वो शायद हमारी सबसे अनदेखी ताकतों में से एक है। इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए आज हम पहला कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं?